हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के प्रीक्योर में हम आपके साइंस एंड टेक से जो रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं दिसंबर वीक सेकंड के, आज हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो हमेशा की तरह शुरू करने से पहले इंडेक्स देख लेते हैं आज के टॉपिक्स का। सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के बारे में। क्या प्रोसीजर है इसका जिसके चलते वैक्सीन को ये अप्रूवल मिलता है। सेकंड हम बात करेंगे जो एक रॉकेट बूस्टर है फ्रॉम 1996 कि वो एक नियर अर्थ ऑब्जेक्ट बन गया है, थोड़ा बहुत हम इसके बारे में देखेंगे। फिर हम चाइना के क्वांटम कंप्यूटर के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे, किस तरीके से इन्होंने दावा किया है कि ये काफी फास्ट है, इवन फास्टर देन द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट कंप्यूटर राइट नाउ। ठीक है जी। फिर हम आपकी लैब ग्रोन मीट के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से ये बनाया जाता है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और लास्ट में हम चाइना के आर्टिफिशियल सन के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। ठीक है जी। तो आज के हमारे 5 टॉपिक्स हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले टॉपिक के साथ। तो यहाँ बात हो रही है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के बारे में। तो रिसेंटली ही जो मॉडर्ना फार्मास्यूटिकल कंपनी उन्होंने अप्लाई किया है फॉर इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन फॉर इट्स कोविड-19 वैक्सीन। इससे पहले जो फाइजर है उन्होंने भी अप्लाई किया था फॉर इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, जो कि उन्होंने वैक्सीन डेवलप की है इन कोलैबोरेशन विद बायोएनटेक। इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो जो आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, जो कि ट्रायल्स रन कर रहा है फॉर अ वर्जन ऑफ एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन, तो उन्होंने कहा है कि वो भी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं विद इन नेक्स्ट 2 वीक्स। तो अब बात करते हैं कि आपकी इमरजेंसी ऑथराइजेशन है क्या, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन क्या है। ठीक है जी। तो कोई भी वैक्सीन, मेडिसिन या किसी भी तरीके का डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है तो उसे मार्केट में लाने से पहले एक अप्रूवल चाहिए होता है रेगुलेटरी अथॉरिटी का, तभी उसे ला सकते हैं। तो इंडिया के केस में जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो आपकी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो जितनी भी ऐसे डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं या कोई भी ट्रीटमेंट है तो उससे अप्रूवल देने से पहले एक असेसमेंट होती है रिगार्डिंग इट्स सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस। उसमें जो डेटा उनके पास जनरेट होता है फ्रॉम द ट्रायल्स, तो उसी के बेसिस पे असेसमेंट बनाई जाती है। ठीक है जी। जितने भी ट्रायल्स रन किए जाते हैं पर्टिकुलरली किसी वैक्सीन या मेडिसिन के, तो हर एक ट्रायल के लिए, हर एक स्टेज के लिए अप्रूवल की जरूरत काफी ज्यादा है। ठीक है जी। काफी लंबा प्रोसेस है और बेसिकली ये जो प्रोसेस इतना लंबा इसीलिए किया गया है कि जो वैक्सीन या मेडिसिन है उसको इंश्योर कर किया जा सके कि वो सेफ और इफेक्टिव है, उसके कोई रेपरकशंस नहीं होंगे आम जनता पर। ठीक है जी। तो अभी तक का जो सबसे फास्टेस्ट अप्रूवल था किसी भी वैक्सीन का, वो आपके मम्प्स वैक्सीन के लिए था इन 1960, जिसके लिए 4.5 साल इजीली लग गए थे जब उसको डेवलप कर दिया था उसके बाद। बट जो आपके इमरजेंसी सिचुएशंस होते हैं, जैसे कि अभी पेंडेमिक चल रहा है, तो उसमें जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती हैं उन्होंने कुछ मैकेनिज्म डेवलप किए हैं जिसके चलते इंटरिम अप्रूवल्स ग्रांट कर दिए जाते हैं अगर उनके पास सफिशिएंट एविडेंस है जो कि सजेस्ट करता है कि कोई भी मेडिकल प्रोडक्ट सेफ और इफेक्टिव है और उसके किसी भी प्रकार के साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। बट जो आपका फाइनल अप्रूवल होता है वो तभी मिलता है जब सारे ट्रायल्स और एनालिसिस उनके पास जनरेट हो जाते हैं, पूरा डेटा उनके पास जनरेट हो जाता है। बट तब तक आम जनता में वो वैक्सीन यूज की जा सके तो उसके लिए वो इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन ग्रांट कर देते हैं जितनी भी रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं। जनरली अगर हम बात करें कि जो आपका इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन की प्रोसेस क्या है, कि पहले कंफर्म किया जाता है किस प्रकार की इमरजेंसी है। ठीक है जी। फिर उस इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जाता है कि जी हाँ, अभी इस प्रकार की इमरजेंसी चल रही है। जैसे कि अगर हम अभी बात करेंगे कोविड-19 से रिलेटेड इमरजेंसी चल रही है तो हमें इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन हम ग्रांट कर सकते हैं। ठीक है जी। फिर उससे पहले आपका एक प्री ईयूए सबमिशन होगा जिसमें एक मीटिंग कंडक्ट की जाएगी ताकि जो सबमिशन प्रोसेस है उसको स्मूथ किया जा सके। फिर आपकी जो सबमिशन है वो की जाएगी, उसके लिए कोई भी जो फार्मास्यूटिकल कंपनी होगी वो इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए सबमिट करेगा। जब एप्लीकेशन सबमिट कर दी जाएगी तो जो भी रेगुलेटरी बॉडी होगी वो उसे अप्रूव करेगी या रिजेक्ट करेगी। और जब आपका ये जो इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन है ये आपका तब टर्मिनेट हो जाता है जब इमरजेंसी भी खत्म हो जाती है, फिर उसको वेट करना पड़ेगा अपने फाइनल अप्रूवल के लिए। ठीक है जी। सो बेसिक सी प्रोसेस है। तो यूएस के बारे में बात करें तो वहां पर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है जो वो ग्रांट करते हैं ईयूए ओनली आफ्टर इट हैज बीन डिटरमिन्ड दैट द नोन एंड पोटेंशियल बेनिफिट्स आउटवे द नोन एंड पोटेंशियल रिस्क ऑफ द वैक्सीन। अर्थात कि अगर स्कोर के बारे में बात करें तो जो बेनिफिट्स का स्कोर होगा, ठीक है जी, वो ज्यादा होगा रिस्क से। ठीक है जी। तब उस पे वो चर्चा करेंगे और तभी डिसाइड करेंगे कि ईयूए ग्रांट करना है या नहीं। तो जो भी ईयूए एप्लीकेशन होगी वो तभी कंसिडर की जाएगी जब उनके पास सफिशिएंट डेटा होगा फ्रॉम द फेज 3 ट्रायल्स। इसमें जो आपके फेज 1 और फेज 2 वाले ट्रायल्स हैं सिर्फ उसी के बेसिस पे ईयूए ग्रांट नहीं किया जाता, ऑल्दो वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनका भी जो डेटा है वो भी इंपॉर्टेंट है ताकि पता कर सकें किस प्रकार के रिस्क एसोसिएटेड है विद द वैक्सीन। कोविड-19 वैक्सीन के लिए एफडीए ने ये कहा है कि वो वही एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेंगे ईयूए के लिए ओनली इफ फेज 3 डेटा शोड दैट इट हैज एटलीस्ट 50% इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग द डिजीज।
ठीक है जी। इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो जितने भी एक्सपर्ट्स और एक्टिविस्ट्स हैं उनका ये कहना है कि जो इंडिया के ड्रग रेगुलेशंस हैं उसमें कहीं पे भी प्रोविजन मेंशन नहीं है ईयूए के लिए, और किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी को अगर ईयूए लेना है तो उसका जो प्रोसेस है वो भी कहीं पे भी क्लियरली डिफाइंड नहीं है, ना कि कंसिस्टेंट है। ठीक है जी। तो इसके बावजूद जो हमारा सीडीएसईओ है वो ग्रांट कर रहा है इमरजेंसी और रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी अप्रूवल्स टू कोविड-19 ड्रग्स ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक, जैसे कि आपका रेमडेसिविर हो गया, फाविपिराविर हो गया, टोलिजुमैब हो गया। ऐसे भी ड्रग्स हैं जैसे कि आपका इटोलिजुमैब हो गया, जो कि कंट्री के कोविड-19 क्लिनिकल मैनेजमेंट गाइडलाइंस में एडेड नहीं है, बट स्टिल उन्हें रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी अप्रूवल्स ग्रांट कर दिए गए हैं। तो जो आपके इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन का जो ये फंडा है ये कब से चल रहा है, अगर हम बात करें तो ये आपका काफी रिसेंट फिनोमेना है। एफडीए ने सबसे पहले ईओए ग्रांट किया था फॉर द सिविल पॉपुलेशन इन 2009 फॉर द यूज ऑफ Tamiflu drugs for infants and children for the treatment of H1N1 infection। और तभी से जो आपके EUAs ग्रांट किए जा रहे हैं अलग अलग मेडिसिन, डायग्नोस्टिक टेस्ट, वेंटिलेटर्स के लिए और इवन पीपीईस के लिए भी, बट कभी भी ये वैक्सीन के लिए ग्रांट नहीं किया गया है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि वैक्सीन के लिए तभी ग्रांट किया जाएगा जब कोई पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाएगी। जैसे कि जो आपके ड्रग्स हैं रेमडेसिविर या फाविपिराविर, की स्पेलिंग यहाँ गलत है, तो जिन्हें ईयूए मिला है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19 इंडिया में भी, तो ये ऑलरेडी ही एग्जिस्टेड ड्रग्स थे जो कि बाकी डिजीज से भी रिलेटेड इन्हें अप्रूवल मिल चुका है। कोविड-19 पेशेंट्स के लिए जब इसे अप्रूवल मिला तो एक्सटेंसिव डेटा तो था नहीं कि जिसके बेसिस पे कहा जा सके ये कोविड-19 पेशेंट्स पे भी काफी इफेक्टिव होगा, बट काफी ऐसे प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स आए जिसके चलते ऐसी स्पेसिफाइड कंडीशंस होगी जहां पर इन्हें यूएस ग्रांट कर दिए फॉर कोविड-19 पेशेंट्स ऑल्सो। ठीक है जी। तो अगर हम बात करें कि जो आपका क्या रिस्क एसोसिएटेड है अगर कोई ड्रग या वैक्सीन है जिसे सिर्फ ईयूए ही ग्रांट किया गया है, तो यूएस के एफडीए के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि पब्लिक को प्रॉपरली इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी है किसी भी प्रोडक्ट के लिए अगर उसे सिर्फ ईयूए ही ग्रांट किया गया है और फुल अप्रूवल नहीं मिला है। ठीक है जी। वैसे ही आपके कोविड-19 वैक्सीन के केस में भी है कि लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी जरूरी है सारे नोन और पोटेंशियल बेनिफिट्स और रिस्क से रिलेटेड, और किस हद तक ये जो रिस्क हैं आपके अननोन भी हैं ये भी बताना जरूरी है, और ये लोगों के पास हक है कि वो रिफ्यूज भी कर सकते हैं उस वैक्सीन को लेने से। ठीक है जी। हालांकि काफी डिबेट चल रही है कि लोगों के पास ये ऑप्शन होनी चाहिए कि वो वैक्सीन रिफ्यूज करें या नहीं, बट किसी भी कंट्री ने अभी जो वैक्सीनेशन है वो कंपलसरी नहीं की है अपनी जनता के लिए। इसीलिए जितनी भी आपकी वैक्सीन अभी जनरेट हो रही हैं उन्हें सिर्फ इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन ही मिलेगी और उसी के बेसिस पर इन्हें डिप्लॉय भी किया जाएगा। ठीक है जी। फाइनल अप्रूवल जो भी रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज देंगी इन वैक्सीन से रिलेटेड उसमें अभी काफी समय और लग सकता है। ठीक है जी। तो अब ये लोगों के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि उन्हें वो वैक्सीन लेनी है नहीं। तो इसमें जितनी भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं इंडिया के केस में भी उन्हें एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है लोगों को, जिसके चलते लोग अपने आप ये असेस कर सकते हैं वेदर दे वांट टू टेक द वैक्सीन और नॉट। ठीक है जी। तो सेकंड टॉपिक में हम बात करते हैं रिसेंटली ही जो नासा ने कंफर्म किया है कि एक जो नियर अर्थ ऑब्जेक्ट है वो बेसिकली एक रॉकेट बूस्टर है 1966 के स्पेसक्राफ्ट मिशन से। तो नियर अर्थ ऑब्जेक्ट जिसको वो 2020 एसओ कहते हैं, वो बेसिकली माना जा रहा है कि वो एक रॉकेट बूस्टर जिसने हेल्प किया था स्पेस एजेंसी के सर्वेयर स्पेसक्राफ्ट को टुवर्ड्स द मून इन 1966। तो सर्वेयर 2 बेसिकली क्या मिशन था दैट it was supposed to make a soft landing on the moon surface in September 1966, और उस दौरान जो इसमें 3 थ्रस्टर्स थे उसमें से एक फेल हो गया था जिसकी वजह से द स्पेसक्राफ्ट स्टार्टेड स्पिनिंग और वो क्रैश कर गया था मून सरफेस पे। ठीक है जी। तो बेसिक सा एम इस मिशन का यही था दैट इट वाज टू रिकॉग्नाइटर द लूनर सरफेस, अर्थात एक तरीके की मिलिट्री असेसमेंट कंडक्ट करनी थी अहेड ऑफ द अपोलो मिशन दैट लेड टू द फर्स्ट लूनर लैंडिंग इन 1969। ठीक है जी। तो हालांकि जो स्पेसक्राफ्ट था वो तो क्रैश कर गया था मून के सरफेस पे, बट जो ये रॉकेट बूस्टर था ये डिसअपियर हो गया था वहां से इनटू एन अननोन ऑर्बिट अराउंड द सन। तो कैसे एस्ट्रोनॉमर्स ने ये डिटरमाइन किया कि ये जो नियर अर्थ ऑब्जेक्ट है वो रॉकेट बूस्टर ही है? तो एस्ट्रोनॉमर्स जनरली एस्ट्रॉइड्स ट्रैक करते हैं टेलीस्कोप की मदद से ताकि वो देख सकें कि कोई ऐसा पोटेंशियल
एस्ट्रॉइड तो नहीं है जो कि खतरा दे सकता है हमारे प्लैनेट को। ठीक है जी, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि वो डिस्टिंग्विश कर सकेंगे कौन से नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं और कौन से आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है जी, और पहले भी काफी ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसमें ये देखा गया कि ये जो ऑब्जेक्ट था ये काफी क्लोज आ गया था अर्थ के। ठीक है जी, तो फिर सितंबर में क्या हुआ, जो नासा फंडेड एक पैन स्टार ज़ोन टेलीस्कोप है, उन्होंने डिटेक्ट किया एक अननोन ऑब्जेक्ट जो कि एक कर्व्ड पाथ फॉलो कर रहा है स्काई में, इंडिकेटिंग इट्स प्रॉक्सिमिटी टू अर्थ। इनिशियली तो ये ऑब्जेक्ट ऐसा लगा कि ये एक एस्ट्रॉइड है जो कि अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कर रहा है, इसलिए इसे माइनर प्लैनेट सेंटर का नाम भी दे दिया गया था। बट उसके बाद जो साइंटिस्ट थे आपके सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये जो ऑर्बिट है ये नॉर्मल एस्ट्रॉइड का नहीं है, क्योंकि जो आपके एस्ट्रॉइड्स के ऑर्बिट होते हैं वो काफी टिल्टेड होते हैं। ठीक है जी, एंड दे आर इलोंगेटेड रिलेटिव टू अर्थ। बट उसमें ये नहीं पाया था, तो उन्होंने कहा ये कोई नॉर्मल एस्ट्रॉइड का ऑर्बिट नहीं है। ठीक है जी, और जो नासा की स्टडीज थी उसके आधार पर जो 2020 एसओ ऑर्बिट था अराउंड द सन, वो काफी मिलता जुलता था नेचुरल एस्ट्रॉइड से। ठीक है जी, मतलब उसका जो सेम डिस्टेंस वही था, जो ऑर्बिटल प्लेन था वो भी एग्जैक्टली मिलता जुलता था। ठीक है जी, बट ऑन November 8 जो ये बूस्टर है, इट ड्रिफ्टेड इनटू द अर्थ स्फीयर ऑफ डोमिनेंट ग्रेविटेशनल फोर्स, और बेसिकली इस रीजन को हम क्या कहते हैं, हिल स्फीयर। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट टर्म है आपके लिए। क्लोजेस्ट अप्रोच थी इस रॉकेट बूस्टर की वो अर्थ के अराउंड, वो थी December 1 को, जब साइंटिस्ट ने कंफर्म कर दिया कि बेसिकली ये जो ऑब्जेक्ट है, नियर अर्थ ऑब्जेक्ट है, ये बेसिकली रॉकेट बूस्टर ही है। ठीक है जी, अब एस्ट्रोनॉमर्स स्टडी करते रहेंगे जब तक ये वापस नहीं जाएगा, और ये माना जा रहा है कि अभी ये और 4 महीने इसी रीजन में रहेगा बिफोर इट टेक्स ऑन अ न्यू ऑर्बिट अराउंड द सन इन March 2021। ठीक है जी, तो बेसिकली ये इलस्ट्रेशन ही है जिससे आपको थोड़ा समझ आ जाएगा कि बेसिकली किस तरीके से ऑर्बिट कर रहा है अर्थ के अराउंड। तो बेसिक सा आइडिया था अबाउट दिस रॉकेट बूस्टर। तो थर्ड टॉपिक में हम बात करते हैं चाइना का क्वांटम कंप्यूटर, जिसमें उसने रिसेंटली ही क्लेम किया है दैट इट इज 100 ट्रिलियन टाइम्स फास्टर देन द वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस सुपर कंप्यूटर, जो कि जापान का फुगाकू है। ठीक है जी, सो ये कह रहे हैं कि जो उनका प्रोटोटाइप है दैट इट इज एबल टू परफॉर्म अ कैलकुलेशन विच वुड टेक अ ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स बिलियंस ऑफ ईयर्स टू फिगर आउट। सो इस ब्रेक थ्रू के चलते हम ये कह सकते हैं दैट चाइना हैज अचीव्ड क्वांटम सुपरमेसी। ठीक है जी, और ये काफी सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है चाइना के लिए, क्योंकि यूएस भी compete कर रहा है टू लीड इन क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, और दोनों के जो रिलेशंस है काफी अभी सिवियर चल रहे हैं, तो एक तरीके का एक कंपटीशन है दोनों के बीच में। ठीक है जी, तो लास्ट ईयर गूगल ने भी ये क्लेम किया था टू हैव डेमोन्स्ट्रेटेड सुपीरियरिटी ओवर कन्वेंशनल मशीन्स। तो जो आपकी क्वांटम कंप्यूटिंग है, इट इज बेसिकली अ फ्लेजिंग टेक्नोलॉजी जो कि यूज करती है वियर्ड वर्ल्ड ऑफ क्वांटम फिजिक्स, जिसके चलते एक स्पीड अप इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम में तैयार कर देते हैं। ठीक है जी, तो जनरली जो हमारे क्लासिकल कंप्यूटर्स होते हैं तो उसमें जितना भी डेटा स्टोर किया जाता है वो बिट्स की फॉर्म में किया जाता है, आइदर 0 और 1। बट जो आपकी क्वांटम बिट्स होते हैं जिन्हें हम क्यूबिट्स कहते हैं, वो आपके दोनों या तो 0 भी हो सकते हैं, ठीक है जी, या फिर 1 भी हो सकते हैं। तो ये जो क्यूबिट्स हैं बेसिकली अलाउ करते हैं क्वांटम कंप्यूटर को कि वो ज्यादा डेटा स्टोर कर सके कम एनर्जी यूज करते हुए, अगर उसे कंपेयर किया जाए क्लासिकल कंप्यूटर से। ठीक है जी, तो रिसर्चर्स का ये मानना है कि उन्होंने क्वांटम कंप्यूटर तैयार किया है, उसका प्रोटोटाइप तैयार किया है दैट इज एबल टू डिटेक्ट अप टू 76 फोटॉन्स थ्रू गॉसियन बोसन सैम्पलिंग। तो एक तरीके का ये मेथड है आपका गॉसियन बोसन सैम्पलिंग, जिससे डिटरमाइन की जाती है कि कितनी क्वांटम कंप्यूटेशनल सुपरमेसी है किसी भी मशीन की। ठीक है जी, जापान के फुगाकू के बारे में बात करें जो कि वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर माना जाता है। जून 2020 में जापान ने लीड ले ली थी सुपर कंप्यूटर रेस में, जब जो पिछला टाइटल होल्डर था ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, तो उससे बेटर परफॉर्म किया 2.8 टाइम्स फास्टर। ठीक है जी, फुगाकू सुपर कंप्यूटर है, ये बेसिकली डेवलप किया गया है बाय रिसर्च टीम राइकिन एंड फुजित्सु लिमिटेड, और जो उसकी प्रोसेसर टेक्नोलॉजी है वो आपकी यूएस बेस आर्म से मिली है इन्हें। ठीक है जी, इससे पिछला जो टॉप रैंकिंग सिस्टम था वो बेसिकली आपका ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी में था यूनाइटेड स्टेट्स में, जिसमें आपकी आईबीएम द्वारा बनाई डिजाइन की हुई चिप्स यूज की गई थी। काफी हेल्पफुल है फुगाकू इन सिमुलेटिंग न्यूक्लियर ब्लास्ट एंड मॉडल क्लाइमेट सिस्टम्स, बट उसके साथ के साथ ये काफी काम कर रहा है इन फाइटिंग अगेंस्ट कोविड-19 से। काफी हेल्पफुल रहते हैं सुपर कंप्यूटर, और जैसे कि हमने बताया है कि ये लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटिंग साइकिल्स डिलीवर कर सकते हैं विद इन अ सेकेंड। ठीक है जी, तो इसी के चलते काफी हेल्पफुल रह सकते हैं इन ऑप्टिमाइजिंग सिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग। ठीक है जी, 2019 में गूगल ने क्लेम किया था कि उन्होंने प्रोसेसर डेवलप किया है जिसका नाम है सिकामोर, जो कि परफॉर्म कर सकता है 3 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स ऑफ वर्क, जिससे क्लासिकल कंप्यूटर्स
आपके 10,000 साल ले लेंगे। ठीक है जी। तो इसी के चलते चाइना भी अपनी एक न्यू नेशनल लेबोरेटरी फॉर क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंसेस एस्टैब्लिश कर रहा है, ताकि ये जो टेक रेस है, क्वांटम टेक रेस है, इसमें वो आगे बढ़ सके। ठीक है जी। सो बेसिक सा आइडिया था अबाउट दिस सुपर कंप्यूटर्स और किस तरीके से काफी हेल्पफुल है। तो ये फोर्थ टॉपिक देखते हैं, यहाँ बात हो रही है लैब ग्रोन मीट से रिलेटेड। ठीक है जी। तो रिसेंटली जो सिंगापुर फूड एजेंसी उन्होंने अप्रूव किया है द सेल ऑफ अ लैब ग्रोन मीट प्रोडक्ट, और ये पहली बार हुआ है कि कल्चर्ड मीट को इस तरीके की अप्रूवल मिली हो फॉर सेल इन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो ये जो प्रोडक्ट बेसिकली इन्होंने अप्रूव किया है वो आपका कल्चर्ड चिकन है, जो कि प्रोड्यूस किया जा रहा है बाय यूएस बेस्ड ईट जस्ट, एक प्राइवेट कंपनी है, उन्होंने इसे प्रोड्यूस किया है। अगर हम डिफरेंस देखें, जो आपका फार्म्ड मीट होता है वो तो आपको पता ही है, डायरेक्टली एनिमल से बनाया जाता है। फिर आपका जो प्लांट मीट होता है, जो प्लांट प्रोटीन्स होती हैं, उससे इसे तैयार किया जाता है। फिर आता है आपका कल्चर्ड मीट, जो कि एनिमल के स्टेम सेल्स होते हैं, उसे लेबोरेटरी में प्रोसेस करके ये कल्चर्ड मीट बनाया जाता है। तो अगर ये बात करें कि बेसिकली इतनी बड़ी डील क्या है, तो रिसेंटली ही जो 2020 की फूड आउटलुक रिपोर्ट थी, जो कि आपका यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता है, उन्होंने स्टेट किया है कि जो वर्ल्ड मीट आउटपुट है, दैट इट वाज सेट टू कॉन्ट्रैक्ट रो टू 333 मिलियन टन्स, 1.7% लेस देन दैट इन 2019। और ये जो डिसरप्शन हुई है कोविड-19 की वजह से, इसकी वजह से भी काफी एक वाइड स्प्रेड फियर्स लोगों में आ गए हैं अबाउट जूनोटिक डिजीजेस, स्पेशली जैसे कि आपका अफ्रीकन स्वाइन फीवर हो गया। ठीक है जी। सो इसी के चलते जो अल्टरनेटिव मीट इंडस्ट्री, उनके पास परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है कि वो जो अभी ये लैग है मार्केट में, इसको वो फुलफिल कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स के साथ। तो इसी में ही जो नीलसन रिपोर्ट है, उन्होंने भी ये बताया है कि जो प्लांट बेस्ड मीट्स हैं, जो कि यूएस के रिटेल आउटलेट्स में काफी टाइम से अवेलेबल हैं, दैट दे हैव ग्रोन 264% इन यूएस ओवर अ 9-week पीरियड दैट एंडेड May 2nd। ठीक है जी। तो ये तब की बात है जब आपका पेंडेमिक शुरू ही हुआ था। और इसी के तरीके से जो ये मार्केट है अल्टरनेटिव प्रोटीन्स की, ये भी आपकी पेंडेमिक से पहले से ही ग्रो कर रही है, एक रिपोर्ट में बताया है बार्कलेज में। तो इसीलिए जो अप्रूवल मिला है कल्चर्ड चिकन को फ्रॉम द सिंगापुर, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जो पूरी मीट इंडस्ट्री है, इसके लिए काफी एक रेवोल्यूशनाइज कर सकता है इसे। ठीक है जी। सो अगर हम बात करेंगे जो आपका लैब ग्रोन या कल्चर्ड मीट है, वो किस तरीके से डिफरेंट है फ्रॉम द प्लांट बेस्ड मीट। ठीक है जी। तो जो आपका प्लांट बेस्ड मीट तैयार किया जाता है, वो आपके प्लांट सोर्सेज से तैयार किया जाता है, जैसे कि आपके सोया या पी प्रोटीन हो गए। हालांकि जो आपका कल्चर्ड मीट है वो डायरेक्टली सेल से बनाया जाता है इन अ लेबोरेटरी। हालांकि दोनों के सेम ऑब्जेक्टिव है, टू ऑफर ऑल्टरनेटिव्स टू ट्रेडिशनल मीट प्रोडक्ट्स। और जो थ्रेट है ये जूनोटिक डिजीजेस का, इसे कम करना, ताकि एक तरीके से जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है मीट कंजम्पशन का, उसे भी मिटिगेट किया जा सके। तो सेलुलर स्ट्रक्चर में बात करें तो कल्चर्ड और जो कल्टीवेटेड मीट है, दोनों का ही सेम सेलुलर स्ट्रक्चर है अगर उसे कन्वेंशनल मीट से कंपेयर करें। ठीक है जी। एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि जो आपका कल्चर्ड मीट है वो डायरेक्टली एनिमल से नहीं आता है। तो इसमें फायदा क्या है कल्चर्ड मीट के लिए, बेसिकली कि सिंस इट इज क्रिएटेड इन क्लीन फैसिलिटीज, जो भी रिस्क रहते हैं ऑफ कंटेमिनेशन बाय पैथोजेंस, वो नहीं प्रेजेंट होते, जैसे कि जो आपके बाकी ट्रेडिशनल स्लॉटर हाउसेज हैं या जो मीट पैकिंग फैक्ट्रीज हैं, वहां पर ये आपके जो रिस्क हैं वो काफी प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है जी। इसमें आपकी एंटीबायोटिक्स की भी कोई खास जरूरत नहीं रहती। ठीक है जी। तो जिसके चलते जो ये थ्रेट रहता है पब्लिक हेल्थ को बाय ग्रोइंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, इस थ्रेट को भी ये रिड्यूस कर देता है। हालांकि जो आपकी कन्वेंशनल मीट है वो अभी तक काफी डोमिनेंट है मार्केट में, जो उसकी इंडस्ट्री लॉबी है वो काफी फाइट कर रही है कि जो उनकी मार्केट पे होल्ड है उसे वो उतना ही रखें। बट ये जो ऑल्टरनेटिव मीट्स का आइडिया है काफी चैलेंजिंग हो गया है उनके लिए। से आपके फैक्ट्स हैं रिलेटेड टू दिस कि एवरेज कंजम्पशन के बारे में बात करें तो जो आपके वेल्थी नेशंस हैं वहां पे वो 78.9 kg पर पर्सन। ठीक है जी। डेवलपिंग नेशंस में 32.3 kg पर पर्सन, इतना मीट कंज्यूम किया जा रहा है। ठीक है जी। हेल्थ रिस्क के बारे में बात करें तो 70% ऑफ एंटीबायोटिक्स यूज्ड इन लाइफ स्टॉक आर पोजिंग सीरियस थ्रेट टू पब्लिक हेल्थ। तो ये जो कल्चर्ड मीट का जो फंडा है ये काफी हेल्पफुल रहेगा पर इन थ्रेट्स को कम करने में। ठीक है जी। बात करें जो लैब कल्टीवेशन है, क्या इसके फायदे हैं, इससे आपका रिड्यूस्ड कार्बन एमिशंस होगा, वाटर यूजेस काफी कम हो जाएगी, जो फूड सप्लाई है वो काफी सेव हो जाएगी क्योंकि आपके लैब में तैयार किए जा रहे हैं। हालांकि जो आपकी फैक्ट्री फार्मिंग है उसमें आपका एयर पॉल्यूशन भी है, क्लाइमेट चेंज भी है, लैंड डिग्रेडेशन भी है, एनर्जी यूज भी है। ठीक है जी। तो जो आपका कल्चर्ड मीट है काफी प्रेफर किया जा सकता है इन द
कमिंग टाइम्स। तो देखना यही है कि इस पे एक डिटेल्ड स्टडी होना बहुत जरूरी है, जिससे इसके जो सारे बेनिफिट्स या जितने भी इससे रिस्क एसोसिएटेड हैं वो पता लगाए जा सकें। ठीक है जी, तो आइए आज के लास्ट टॉपिक में हम बात करते हैं चाइना के आर्टिफिशियल सन के बारे में। ठीक है जी, तो रिसेंटली ही चाइना ने सक्सेसफुली जो उनका आर्टिफिशियल सन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है उसे शुरू किया है, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम पावर अप किया है, और इसी के चलते जो उनकी न्यूक्लियर पावर रिसर्च कैपेबिलिटीज है उसमें काफी बड़ा ये स्टेप फॉरवर्ड है। ठीक है जी, तो ये जो आपका HL2M टोकामक रिएक्टर है जो कि चाइना का सबसे बड़ा और मोस्ट एडवांस्ड न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिवाइस है, तो साइंटिस्ट का ये मानना है बेसिकली ये पोटेंशियल रखता है टू अनलॉक अ पावरफुल क्लीन एनर्जी सोर्स। सो बेसिकली इसमें आपका एक पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड यूज की जा रही है टू फ्यूज हॉट प्लाज्मा, जो कि आपके काफी हाई टेम्परेचर तक जा सकती है, ओवर 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस, जो कि अप्रोक्सीमेटली आपका सन के कोर से 10 टाइम्स ज्यादा हॉटर है। इसकी लोकेशन के बारे में बात करें तो ये आपके साउथ वेस्टर्न सिचुआन प्रोविंस में लोकेटेड है, और ये लास्ट ईयर ही कंप्लीट किया गया था, और इसीलिए इसे आर्टिफिशियल सन भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ये इतनी एनॉर्मस हीट जनरेट करता है। ठीक है जी, तो जो चाइनीज साइंटिस्ट है काफी सालों से इस पे काम कर रहे हैं, जो स्मॉलर वर्जन्स थे इस फ्यूजन रिएक्टर के उस पे काम कर रहे थे 2006 से। तो बेसिकली उनका प्लान है इस डिवाइस को यूज करना इन कोलैबोरेशन विद द साइंटिस्ट, जो कि आपके इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर पे काम कर रहे हैं, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर फ्यूजन रिसर्च प्रोजेक्ट है, जो कि फ्रांस बेस्ड है। ठीक है जी, इसकी जो टाइमलाइन रखी गई है उसके आधार पर 2025 में ये कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो फ्यूजन और फ्यूजन काफी सिंपल सा टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए कि जो फ्यूजन है बेसिकली वो मर्ज करता है एटॉमिक न्यूक्लियाई को टू क्रिएट मासिव अमाउंट्स ऑफ एनर्जी। हालांकि जो आपका फिजन है वो एटॉमिक वेपन्स और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूज किया जाता है, जिसके चलते उसे स्प्लिट किया जाता है इनटू फ्रेगमेंट्स। तो फिजन में आपकी कोई भी किसी भी तरीके की ग्रीन हाउस गैसेज एमिट नहीं करती और काफी लेस रिस्क कैरी करता है ऑफ एक्सीडेंट्स और द थेफ्ट ऑफ एटॉमिक मटेरियल। बट अचीविंग फ्यूजन इज बोथ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट एंड प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव। इसलिए जो पूरी कॉस्ट है इस इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर की वो आपकी 22.5 बिलियन रखी गई है। ठीक है जी, तो बेसिक सी डिटेल्स थी इससे रिलेटेड। बाकी आप न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और इससे रिलेटेड अपने नोट्स भी बना सकते हैं। तो आज के हमारे 5 टॉपिक्स यहीं खत्म होते हैं करंट अफेयर्स से। इसी तरीके से रेगुलरली करंट अफेयर्स फॉलो करते रहिए। शाम के जो आपके 5 क्वेश्चंस आते हैं MCQs, उन्हें भी रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहिए। आपका जो प्रीलिम्स की तैयारी है वो इसी तरीके से बढ़ती रहेगी। ठीक है जी, सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट।